हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सेट नंबर 6 करवाऊंगा आर्मी टेक्निकल के लिए। इससे पहले मैं आपको 5 सेट करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपके पूरे 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। कोलार सोने की खान है, मतलब ये कहाँ पर है ये पूछा है। कोलार जो सोने की खान है ना, ये कहाँ पर है ये पूछा है और ये काफ़ी फेमस खान है, तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन है केरल में, सिक्किम में, पंजाब में या कर्नाटक में। तो कोलार खान जो है सोने की खान है, काफ़ी फेमस, ये है आपकी कर्नाटका में। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अमजद अली खान वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा है। अमजद अली खान इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा है। ऑप्शन है संतूर, सितार, बांसुरी या इनमें से कोई नहीं। तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये है आपके सितार से। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण गणतंत्र में प्राप्त किया, मतलब किस गणतंत्र में प्राप्त किया ये पूछा है आपसे। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण जो था वो किस गणतंत्र में प्राप्त किया ये पूछा है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मल्ल, लिच्छवी, शाक्य या पाल। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, ये हुआ था ऑप्शन ए मल्ल में। ठीक है, हिंदी में मल्ल बोलते हैं और इंग्लिश में मल्लाज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने की शक्ति प्राप्त है, मतलब उपराष्ट्रपति को कौन है जो हटा सकते हैं उसके कार्यकाल से पहले। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने राज्यसभा, लोकसभा, सांसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राज्यसभा। और आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तरी ध्रुव पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ पोल। ऑप्शन है आमंड सेन, रॉबर्ट पियरी, ग्लेडस्टोन, यूरी गागरिन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रीजनिंग का, यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज में कौन सी गलत है, कौन सा जो नंबर है वो गलत है ये पूछा है। तो आपको इस सीरीज में देखना पड़ेगा कि ये सीरीज किस तरह से फॉलो कर रही है इस सीक्वेंस को। ठीक है, तो अगर पहले को देखिए हम, तो पहला 1 का क्यूब है और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। ऐसे 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है और 64 होता है जो वो होता है 4 का क्यूब। ठीक है, आगे जो होना चाहिए वो 5 का क्यूब होना चाहिए और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, लेकिन 124 है यहाँ पे देखो, तो इट मीन्स 124 जो है वो गलत है यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यदि वेहमेंट को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में मौनफुल को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो इसमें आपको सिर्फ ये किस किस तरह से लिखा गया है ये सिर्फ ये ढूंढना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ढूंढते हैं, देखो वी सेम है यहाँ पर, ई भी सेम है, एच भी सेम है, ई भी सेम है, अभी यहाँ से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है ना वो करेक्ट है। यहाँ पे एक वर्ड और आना चाहिए था एम,
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो ऑपोजिट कर दिया, जो लास्ट के वर्ड्स है ना चार, उनको ऑपोजिट कर दिया, मतलब घुमा दिया इनको बस। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो जो मॉर्नफुल है ना, इसके भी जो चार लास्ट के जो वर्ड है उनको भी हम घुमा देंगे। ठीक है, मोर तो हमारा ये सेम ही रहेगा। ठीक है, और जो ये लास्ट के जो चार अक्षर हैं उनको घुमा देंगे हम, तो ये होगा आपका LUFN। तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और ये है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए प्रश्न के अनुसार रिक्त जो रिक्त स्थान है उसमें अगला पद कौन सा होगा, ये पूछा है। तो 20 है पहला जो शब्द है, पहला जो अंक है 20 है, फिर 32 है, 45, 59 और 74। तो आपको सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ गैप ही चेक करना होता है, तो पहले गैप चेक कर लेते हैं। इन दोनों में जो गैप है वो है 12 का। ठीक है, 20 और 32 में जो गैप है वो है 12 का। 32 और 45 में देखें तो इसमें है 13 का गैप, मतलब पहले 12 हो रहा है फिर 13 हो रहा है। आगे देखो ये हो रहा है 14 का गैप, 45 और 59 में है 14 का गैप। ठीक है, 59 और 74 में है आपका 15 का गैप। तो आगे क्या आएगा, देखो यहाँ तक तो सीक्वेंस जो है बराबर बराबर चले, 12, 13, 14, 15। आगे जो आएगा वो मतलब उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 16। ठीक है, तो 74 में 16 जोड़ दो आप, वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 74 में 16 जोड़ोगे 90 आएगा, और 90 ही करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक सीरीज वाला ही क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम कई बार। तो कैसे करते हैं देखिए, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इन दो 7 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे इसका देखेंगे, जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 का जो 2 डिफरेंस होगा वो 10 होगा। ठीक है, आगे जो 2 का डिफरेंस करोगे तो आगे जो आएगा वो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर यहाँ पे आंसर होना चाहिए इसका, यानी 100। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने, ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से है। इसमें भी आपको सीरीज ही चेक करनी होती है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बार बार पूछा जाता है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, 2020 में जो एग्जाम हुआ था गोवा वाला, गोवा में हुआ था, तो कैसे होगा ये देखिए। पहले हम क्या करते हैं, जो पहले पहले वर्ड्स है ना उनको पहले मैच करने की कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो पहले ए है, ए तो है उसका जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, और डी की होती है कितनी, 4। मतलब इनका डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस इन दोनों में। आगे देखो जी का होता है 7, और जी डी का होता है 4, मतलब यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, तो आगे भी जो 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यानी जे होगा आगे, क्योंकि जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है, और जब 3 जोड़ोगे इसमें तो जे हो जाएगा यानी 10। अब यहाँ पे हम डी को चेक करेंगे शुरू से, डी और जी में कितने का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है, और जी और एन जे में यहाँ पे देखो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी जे में अगर 3 जोड़ोगे तो आएगा एम, क्योंकि जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 10, और एम की होती है 13। ठीक है, ऐसे ही एच और के में देखेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, और के की होती है 11, मतलब इसमें भी 3 का डिफरेंस है। आगे भी 3 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, तो आगे भी क्या होगा, 14 में जो एन की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 14, और 14 में जब 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 17, और 17 की प्लेस वैल्यू होती है क्यू। तो जे एम क्यू इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अभी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो तारे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, ये पूछा है। ऑप्शन है, सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है इसलिए, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है इसलिए,
या तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है इसलिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से जो तारे जो हैं हमें घूमते दिखाई देते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन के को जो है किस रूप में जाना जाता है? स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। तो ऑप्शंस आपके सामने, एंडोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एंट्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाती है, ठीक है, अगर मतलब पृथ्वी जो है रोटेट करना तेज कर दे तो पिंड का भार क्या होगा, ये पूछा है। तो पिंड का भार बढ़ेगा, पिंड का भार अपरिवर्तित रहेगा, मतलब सेम रहेगा। पिंड का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा, मतलब डिक्रीज होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है मे डिक्रीज और इंक्रीज, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, पृथ्वी अगर रोटेट फास्ट करेगी ना तो आपका जो भार है वो आपको महसूस जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा आपका भार। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सौर सेल बदलता है, मतलब सौर सेल जो है बदलता है, क्या बदलता है? ऑप्शंस आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा को गर्मी ऊर्जा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। आप यूज करते होंगे घर में, आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है, कौन सा होता है, ये पूछा है। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। इंग्लिश में इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है। ठीक है, तो किस में होती है सबसे कम? ये होती है आपकी बैंगनी रंग में, यानी वायलेट में। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, बैंगनी रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इसका अनुमान जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है जो जीवाश्म होते हैं ना, है ना, तो वो कब के हैं, कितने साल पुराने हैं, ये चीजें जानने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, डायनेमो का जो कार्य है वो क्या है? डायनेमो का ऑप्शन है, गर्मी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए होता है इसका यूज, प्रकाश ऊर्जा को गर्मी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए होता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, यानी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है उसमें चेंज करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जमीन पर पड़ा एक शिकारी, पड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं इसकी लैंग्वेज। अ हंटर ऑन द ग्राउंड wishes to shoot a bird on a tree at a distance with his rifle, he has to point the rifle। मतलब कोई व्यक्ति है, मतलब कोई शिकारी है, ठीक है, वो अपनी राइफल से कुछ दूरी पर एक पेड़ पर एक पक्षी से गोली मारना चाहता है, तो उसे राइफल को इंगित करना पड़ेगा, मतलब उसे किस तरह से रखना चाहिए, मतलब उसकी सही पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि वो गोली अच्छे से लगे उसे। ठीक है, तो सबसे जो इसमें बेस्ट
जो रीजन होगा वो आपको इसमें जो है आंसर देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है पक्षी की तुलना में कम ऊंचाई पर, पक्षी की तुलना में अधिक ऊंचाई पर, पक्षी के समान दिशा में या लंबवत ऊपर की ओर। तो देखिए, अगर आपको ठीक से गोली मारनी है शिकारी को, तो जो राइफल है उसको जो है ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसका जो स्पीड है वो अच्छी आएगी और उस वजह से जो निशाना होगा वो ठीक लगेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है शिकार करने की वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, ठीक है। तो पक्षी की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होनी चाहिए राइफल, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य करने का श्रेय दिया जाता है? Who among the following is credited to work for unification of electricity, magnetism and optics field of physics? तो किसको श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, माइकल फेराडे, हरीश क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, आइजैक न्यूटन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ही हैं जिन्हें इसका श्रेय दिया जाएगा, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी क्षेत्र में को जो है एक करने के लिए कार्य किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग भौतिकी के क्षेत्र में नहीं किया जाता है, मतलब फिजिक्स में नहीं किया जाता है, इसमें से कौन सा जो टर्म है उसका? ऑप्शन है आपके सामने, गुप्त ऊष्मा का, परमाणु संलयन का, अपवर्तक सूचकांक का या शेयर बाजार का। तो देखिए, फिजिक्स में जो है शेयर मार्केट नहीं आती है, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं पूछा ना कौन सा नहीं होगा, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, ये पूछा है। तो ऑप्शन है समांतर प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, सभी कथन सत्य हैं। तो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में इसकी जो लैंग्वेज है वो ठीक है, क्वेश्चंस की भी और इंग्लिश में जो है ऑप्शंस की भी। नेक्स्ट 23 है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन द आई लेंस? नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन है बाय आइरिस यानी आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, या सिलियरी पेशियों द्वारा, या कॉर्निया द्वारा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। सिलियरी पेशियों द्वारा जो है नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हवा में ध्वनि वेग कितना होता है? जो स्पीड होती है, ठीक है, किसकी? ध्वनि की, साउंड की, वो कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान है जिस पर ल्यूब्रिकेंट डालने पर बहना शुरू हो जाएगा? Which of the following is the temperature at which lubricant will start to flow when poured? तो ऑप्शन है शांता, फ्लैश पॉइंट, तेलियता या बहाव बिंदु। तो ल्यूब्रिकेंट
डालने पर बहना शुरू कर देगा। तो किस पर करेगा? तो ये होना चाहिए पावर पॉइंट पर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये डेफिनेशन होती है पावर पॉइंट की, ठीक है। आपको पता, अगर नहीं पता है तो आप भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। अभी आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहता है 11.70 रुपए के सिक्के, इंग्लिश में देखते हैं। इन अ सम ऑफ रुपीज 11.70 द कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 5 पैसे आर इन द रेशो 3:5:7। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अच्छा, मतलब 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 5 जो पैसे हैं उनका रेशो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और 50 पैसे की जो संख्या है वो कितनी है ये पूछा है। तो देखिए आपको नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब कितने सिक्के हैं, ठीक है। पहले मैं ठीक से लिख देता हूँ इसे। एक तो आपके पास है 1 रुपये, ठीक है। अब और दूसरा आपके 50 पैसे, और तीसरा आपके पास 5 पैसे। ओके, ये तो दिया हुआ है यहाँ पे। अभी कितने सिक्के हैं, नंबर्स हैं यहाँ पे कितने, 3:5:7, इस रेशो में है, ठीक है। देखिए अभी जो सिक्कों की संख्या दी हुई है ना वो इस अनुपात में दी हुई है, और आपको पूछिए 50 पैसों की जो संख्या। अच्छा, तो कितने सिक्के हो जाएंगे टोटल, हो जाएंगे कितने, यहाँ पे देखो 1-1 रुपए के 3 सिक्के, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। मतलब रेशो ही आ जाएगा उनका टोटल, ठीक है। जो पैसे हैं, मूल्य है, उनका रेशो आ जाएगा यहाँ से। 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 3, और 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2.5, यानी 2.5 रुपये, है ना, आधे हो जाएंगे ना। और ऐसे ही ये हो जाएंगे आपके जो 5 पैसे के सिक्के हैं वो कितने, 7, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे रुपए में देखेंगे तो ये हो जाएंगे 0.35, ठीक है। तो इतने रुपए हो जाएंगे, हमने रुपए में चेंज कर लिया है इनको, जो टोटल रुपए थे, ठीक है। ये है रेशो रुपयों का, ठीक है, रेशो में है। और टोटल जो आपको दिया हुआ है इनका, मतलब जो टोटल है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये दिया है आपको 11.70, ठीक है। बस अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है इनको, इनका पहले इनका सम कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 5.85, ठीक है। मतलब 5.85 है ना, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 11.70 के बराबर रुपयों में, ठीक है, ये है। और आपको पूछा क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या अब आप निकाल पाओगे, काम करो पॉइंट से पॉइंट काट दो आप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर्स के बाद ही तो है ना, तो हम काट सकते हैं इसे, ठीक है। अभी देखो तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1170/585, और आपको निकालना कितना है 5 यूनिट। तो 5 से यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 से 1 पर जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 117 और ये है 1170, तो 10 पर कट जाएगा ना। तो 10 सिक्के हैं टोटल। ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सही, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। बताइए, इजी क्वेश्चन है, बस आपको चेंज करना आना चाहिए यूनिट्स को पैसे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के सामने, ठीक है। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, ठीक है। द एरिया ऑफ आवर सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो ये तो इजी है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई क्या होता है 2/7, और आर स्क्वायर क्या होता है 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि यही तो दिया हुआ है त्रिज्या। बस ये सॉल्व कर लो इसे। तो पॉइंट्स को नीचे ले आओ आप,
ठीक है, इन दोनों को। तो 7 से 5 पर कट जाएगा 35, ठीक है। 5 से 2 पर कट जाएगा, 2 से 11 पर कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, 35 को और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 पंजे 55, 80 लगी 5, 11 33 और 5 38, बटे में 10 है तो पॉइंट और लगा दो यहाँ पे, ठीक है। तो 38.5 जो है इसका लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कितने वर्षों में 6900 रुपये जो है 4% की दर से जो 2484 रुपये का जो है ब्याज प्राप्त होगा इस पर, ये पूछा है। तो कितने साल में होगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो मूलधन है जो ब्याज है आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2484, मूलधन क्या है इतना, ठीक है। कितनी दर पर, 4% की दर पर, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये सभी को पता होता है, ये तो जो स्कूल्स में ही पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ऐसे, 0 से 2 जीरो कट गई ठीक है, 4 से इसे काट लो, 4 6 24, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, 3 से भी काट सकते हो इसे चाहो तो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, जीरो आएगा बीच में ना जाने की, ठीक है। अभी ये कट जाएगा आपका 23 सत्ते कितना होता है, सॉरी 23 निम्मा होता है ना, 23 निम्मा 207 होता है ना, तो 9 पे कट जाएगा। तो जो टाइम आएगा ना आपके पास वो कितना आएगा, 9 साल, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये साधारण ब्याज वाला सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें जो है आपको रेशो इक्वल करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए ए और बी का जो रेशो दिया है ना आपको, ए और बी का रेशो दिया है आपको 2:1 का, ठीक है। और बी और सी का कितना है 6:5 का, ठीक है। अभी आपको सिर्फ क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो 6 यहाँ पर है ना, यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 और 1 लगा दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो बस, तो ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 12 6 5, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, और ये आपका जो आर्मी टेक्निकल का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा हुआ सवाल है, मैंने खुद से नहीं बनाया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाइए, इतनी दूरी तय करता है 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 135 को आप 3 से भाग दे दो, हो जाएगी 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इतनी जो है किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ गई। तो कहता है उसी गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना समय लगेगा, बस ये निकालना है। तो काट दो बस, 5 निम 45, 5 चौक 20, 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 चौक 36, 40 को जब 9 से भाग करोगे तो 9 चौक 36, बचेगा 4 पॉइंट लगेगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ऐसे चलता जाएगा फिर, है ना। तो इतने आवर्स लगेंगे आपको, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, ओके। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो इजी है ये वाला, लेकिन इसका फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 3πr²। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिया इस सेट में। तो इजीली अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए व्यास दिया है आपको 14, ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7, ठीक है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ पुट करना है आपको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, r² यानी 7 गुना 7 कर लेते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 66, 66 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 7 42, यहाँ से लगी 4, 6 7 42 और 4 46, ठीक है। तो 462 इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में है, ऑटोमेटिकली आंसर जो है वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है,
7 साल पहले, 7 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 4:1 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 2:1। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? अब की जो आयु है उसकी क्या होगी ये पूछा है। मतलब 7 साल पहले की, मतलब अभी जो मान लो यहाँ पे वर्तमान, अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, प्रेजेंट पर हो यहाँ पे, 7 साल पहले का दिया है यहाँ पे, ठीक है आपको, और 7 साल का बाद का दिया है, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट में क्या होगी ये पूछा आपसे, ठीक है। ठीक है, अभी करते हैं। जो रेशो दिया है ना आपको, ठीक है, वो कितना दिया है आपको? 7 साल पहले का, मतलब 7 साल पहले का जो है वो रेशो क्या है? 4:1। मतलब इसे ऐसे लिख लेते हैं, 4x/1x। ये तो होता है ना, ऐसे तो लिखते हैं ना इसे, ठीक है। आगे देखो, अभी कह रहा है 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। देखिए 7 साल पहले था यहाँ पे, 7 साल अब आने में 7 साल यहाँ तक लग जाएंगे और 7 साल यहाँ तक लग जाएंगे, मतलब ओवरऑल 14 साल जब आप बढ़ाओगे तब ये रेशो बनेगा। कितना हो जाएगा? 2:1। ओके, तो ये कह रहा है यहाँ पे, इसे सॉल्व करो, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। जो 14 साल आया है ना, वो 2 बार जोड़ना पड़ेगा आपको 7 को, क्योंकि पहले तो 7 साल पहले है वो, ठीक है, और 7 साल बाद है, तो ओवरऑल जो डिफरेंस है वो है 14 साल का, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसको रेशो से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करें तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, तो 4x और 2x यानी 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 14 और ये हो जाएगा आपका 7, सॉरी 14 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 14 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना तो, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 7, ठीक है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? वर्तमान में, मतलब अब की जो है बीच में जो ये वाला ना, इसकी पूछी है। जो 4:1 है ना, वो 7 साल पहले का है, लेकिन आपको निकालना है अब का। तो पहले आप एक काम करते हैं, 7 साल पहले वाला निकाल लेते हैं। तो 7 साल पहले कितनी है? 4 और 1, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 7, ठीक है। ये है 7 साल पहले वाला। अब लाने के लिए इसमें 7 7 और जोड़ दो आप, क्योंकि 7 साल का ही बाद ही तो बोल रहा है ना ये, तो दोनों में 7 7 जोड़ दो, तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 35। अब इनका रेशो पूछा आपसे, ठीक है, काट दो इसे 7 से, 7 से 2 पर जाएगा, जाएगा 5 पर, ठीक है। तो 5:2 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 6,000 रुपये पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि पहले साल जो दर है वो कितनी है? पहले साल के लिए 8% है, दूसरे साल के लिए 10% है, और तीसरे साल के लिए 12% है। ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन को लगाता हूँ मैं साइड पे। मैंने आपको बताया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका सक्सेसिव होता है ना। अगर आप मुझसे बेसिक से पढ़े हो तो आप इस चीज को समझते ही होंगे, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा है। मतलब ब्याज पे ब्याज मिलना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो उससे कर भी ही नहीं पाओगे इसे, है ना। जो आप करते हो ना उससे कर ही नहीं पाओगे। आप रेशो से करने की कोशिश करोगे, उससे भी बहुत ही बड़ा हो जाएगा, उससे भी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर तरीका है ना वो बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो देखिए, सक्सेसिव के लिए एक फॉर्मूला और भी होता है जिसे बोलते हैं ये वाला, x + y + x × y वाला, ठीक है। ये भी सक्सेसिव ही होता है आपका। तो इसमें आप अप्लाई करो इसे। 3 है यहाँ पे, लेकिन आपको पहले 2 लेना है, 2 का लेना है, फिर अगले 2 का लेना है, क्योंकि पहले 8% है, यहाँ पे 10% है दूसरे साल के लिए, और तीसरे साल के लिए 12%, ठीक है। पहले आप 8 और 10 का लेना, फिर 10 का और 12 का, फिर इन दोनों, मतलब पहले 8 और 10 का हो जाएगा, फिर इन दोनों का जो आएगा फिर उसका लेना पड़ेगा आपको 12 से। ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दो इनको, परसेंटेज है जो इनको। तो x की जगह रख दो आप 8, y की जगह रखो 10, तो x और y
हो जाएंगे 80 हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की पट्टी में 100 हो जाएगा 18 18 और ये 0 0 कट जाएगी, हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा आपका। ओके, ठीक है, इसे सॉल्व करने पर मतलब 8 और 10% को सॉल्व करने के बाद 2 साल का जो ब्याज आ रहा है ना ओवरऑल, वो आ रहा है 8.8%। ओके, अब आपको 12 साल के लिए भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसे, तो इसे मिटा देता हूँ मैं ताकि जी आपको चीज़ें जो है क्लियरली समझ में आए। 8.8% है ना, 2 साल के लिए जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 8.8%। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए और इसे देता हूँ मिटा। ठीक है, ऐसे ही अब इस फॉर्मूले में दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब 8.8% मान लेते हैं एक्स की जगह, और वाई को मान लेते हैं 12%। ठीक है, और 8.8 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बटे में 100, तो इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 30.8 प्लस ये 0 बेशक इसे नीचे ले आओ, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12×96 9 हो जाएगा, 12×96 एक और बार 96 में 9 जोड़ोगे हो जाएगा 105, ऐसे लगेगी 10, 12 कम 12, 12 और 10 32। ठीक है, मतलब बटे में 1000। ठीक है, तो 3 के बाद 0 लगेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पास, इन्हें जोड़ कर लो अब आप। ठीक है, 6 5 8 और 2 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ से लगेगी आगे जाएगी 33 और एक 34, मतलब 34.056। ठीक है, ये आ रहा है ओवरऑल 3 साल का ब्याज। अब इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6000 से, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट तरीका करने का यही है, अदरवाइज और किसी से करोगे तो आपका होगा ही नहीं। ये हो तो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, सबसे कम कैलकुलेटिव यही है तरीका करने का इसको। और ये टेक्निकल में पूछा हुआ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इसमें। तो 6000 को आप मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 34.056 से, वो परसेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना परसेंट में है वो। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, बस परसेंटेज को घटा काट के जो है पट्टी में 100 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी भी 3 0 और आएंगी, बस पॉइंट को भी काट दो। अब ये सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 0 से 3 0 ये कट ही जाएंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 बचा है ना। अब तो 6 6 36, हंसी लगी 3, 6 5 30 और 3 33, हंसी लगी 3, 6 0 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 6 चौक 24 4, हंसी लगी 2, 6 3 18 और 2, हाँ सॉरी एक सेकंड, 6 3 18 और 2 20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 3 साल के लिए, और बट्टे में 100 है ना, तो यहाँ पे 2 0 और लगेंगे आपकी। ठीक है, मतलब 20,43.36 आ रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑप्शंस में भी ये आंसर नहीं आ रहा है, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, कुछ ना कुछ या फिर आप एक काम करो, इसकी अप्रोक्सीमेशन भी देखें, अप्रोक्सीमेशन से भी देखें इस क्वेश्चन को, अगर आंसर देखें इसका, तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इसके क्लोज जो सबसे होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे क्लोज, अगर ये आंसर सही है, ठीक है, अगर ये आंसर सही है तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका एक सेकेंड, इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी ही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो सही है इसकी, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि आंसर जो है आपको अप्रोक्सीमेशन से दिया हुआ है, तो इसकी कौन सा नज़दीक है, ठीक है, आंसर के, वो आपको लेना पड़ेगा इसमें। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा है इनमें ये भी छोटा है इससे, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है इससे, इसके क्लोज सबसे ज़्यादा यही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से। ओके, और ये पूछा हुआ सवाल है तो करना ज़रूरी है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों के सामने, कहता है
2 मेज और 3 कुर्सियों का जो मूल्य है वो है 2000। मतलब 2 टेबल है और 3 जो चेयर है उनका मूल्य कितना दिया है, 2000। ठीक है, और 3 टेबल और 2 कुर्सियों का जो मूल्य दिया है, यहाँ पे 2 है, सॉरी, है ना, 2, और 2 चेयर का जो मूल्य दिया है कितना है, इतना। ठीक है, ठीक है। तो अभी कह रहा है एक मेज और 5 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। तो आप एक काम करो, पहले इनको ऐड कर लो। ठीक है, तो इन्हें ऐड करोगे 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4500। ठीक है, इसमें से जो 5 5 आएगा दोनों में, वो हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, 5 से काट दो, जाएगा 900 पर। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 900। टी और सी की, मतलब टेबल और चेयर की। ठीक है, अगर हम, लेकिन हमको निकालनी है क्या, एक मेज और 5 कुर्सियों की। अगर एक मेज और एक कुर्सी होती तो हमारे लिए जो आंसर होता वो होता 900। लेकिन इसमें एक स्टेप और आगे है। तो आप एक काम करो, आप एक बार इनका डिफरेंस कर लो। तो टी और सी का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 500। ठीक है, अभी आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को, और आपका जब आंसर आएगा तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो टी और सी तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 2 टी, और ये हो जाएगा 1400। तो टी हो जाएगा आपके पास 700। अगर टी 700 है तो सी कितना हो जाएगा, इसमें से किसी भी वैल्यू में पुट कर दो। मैं रखता हूँ मैं रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, पहली वाली है ये वाली, इसमें रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास 200। ठीक है, टी की वैल्यू आई है 700, एक जो टेबल है उसकी, और एक चेयर की आई है 200। तो एक टेबल की तो है 700, पूछा क्या है आपसे, एक टेबल की और 5 कुर्सियों की, यानी एक कुर्सी की है 200 और 5 कुर्सियों की हो जाएगी 1000। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1700 रुपये। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए 1700 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और परिधि का अनुपात ज्ञात करना, आपको क्या होगा। तो करते हैं, देखिए, आपको परिधि और लंबाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो लंबाई तो आपको दी ही हुई है, लंबाई क्या है 25। ठीक है, अब आपको परिधि और निकालनी पड़ेगी और उन दोनों का रेशो लेना पड़ेगा और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो परिधि कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई जो होती है, फॉर्मूला होता है आयत का, ये होता है परिधि निकालने का। ओके, तो इसमें जो लंबाई दी है वो 25 और चौड़ाई कितनी है 15। इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 40, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, ये हो जाएगा 80। ये आ गई आपकी परिधि। तो इन दोनों का आपको रेशो निकालना है बस, आपको आपको लेंथ का और इसका परिधि का। तो काट दो 5 से, 5 पंजे 25, 5 जगह 5 16, 5:16 इसके करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 6% का नुकसान होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 6% का नुकसान पे बेचा है उसने। तो कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, लेकिन 6% के नुकसान पे बेचोगे तो 94% पर बेचोगे। ठीक है, तो 94% की जो वैल्यू दी है ना, वो आपको इतनी दी हुई है। ओके, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% निकालना है आपको, कितना होगा, बस ये है। तो 1% कितना हो जाएगा, हो जाएगा 329/94। लेकिन आपको 100% निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो परसेंट कट ही जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखी ही नहीं है। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करो। तो इसे काटते हैं, ये किस पर कटेगा देखते हैं। एक सेकेंड, इसको ठीक से लिख देता हूँ। ये बटे आ जाएगा 94,
जो 100 है यहाँ पे, 100 है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया मैंने, वहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, अब हो जाएगा इजीली सॉल्व। तो 2 से काट लेते हैं पहले इसको। 2 चौक 2 सत्ते 14, इसे भी सॉल्व करो। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये हो जाएगी 0। ओके, अब इसे सॉल्व करो। 47 से भाग करना आपको इसको। तो इसके नज़दीक 47 क्या होता है आपका, 141 होता है ना, 141 होता है। पहले जाएगा 3 पर, ठीक है, पहले जाएगा 3 पर 141, और बचेगा कितना, 23। ठीक है, तो बचेगा 235। ठीक है, 235, 235 कितने पर आएगा, अगर 47 के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35, 3 7 चौक 28 और 3 7 चौक 28, 215 ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 235 आ रहा है। एक सेकंड, ये कट नहीं रहा ना, इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी है। तो 3 पर जा रहा था, लेकिन अभी बच रहा है आपके पास कितना, 100। एक सेकंड मैंने काटा गलत है इसको, एक सेकंड मैंने इसे गलत काट दिया, दोबारा से करता हूँ मैं इसको। तो 47 से इसे काटो, तो 47 से एक बार ही जाएगा 141। ठीक है, ये जाएगा 3 पर, 141 के बाद ये जाएगा 235, 141, 47 जो 3 होता है ना, 47 ये होते हैं आपके 7 21, यहाँ से लगी 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 141। 141 में से 64 घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 23। ठीक है, तो 235 आएगा। 235 को अगर आप निकालो, आसपास निकालो किसके, 47 के। ठीक है, तो 5 पर देखते हैं मल्टीप्लाई करके 47 को। 7 पंजे 35, 3 7 चौक 5 चौक 5 चौक 20 और 3 30, सही, हाँ सही आ रहा है। तो 5 पर जाएगा, मतलब एक बार 3 पर जाएगा, एक बार 5 पर जा रहा है, और फिर 0 बचेगी यहाँ पे। 0 को 0 ऐसे के उसे उतार लेंगे हम। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने गलती से इसको 215 समझ लिया था जो आंसर आ रहा है उसको। ठीक है, तो आपका आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 350। तो ये आपका आर्मी टेक्निकल का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके बताया कैसे कैसे सॉल्व होता है, अदरवाइज टीचर्स इसको यहीं छोड़ देते हैं और बोलते हैं खुद ही कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये थी कि 47 का पहाड़ा मोस्टली किसी को नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में। कहता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, मतलब ये तो दो दो बार है ना, तो एक काम करो, टोटल काम निकाल लो पहले। टोटल काम आएगा 60, इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया बस, तो 60 आता है इसका एलसीएम। तो ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 5, बी की और सी की आएगी 4, और सी और ए की आएगी 3। ठीक है, इनको टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका 7 और 5 12। ठीक है, लेकिन ये दो दो बार है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दो दो बार है ना सब, तो 2 कॉमन निकल जाएगा इनकी, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसके, तो 2 से काट दो इसे 6 पर, मतलब ओवरऑल जो ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी आई है ना, कुल वो आई है 6। और आपसे पूछा भी यही है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे काम, तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी 6। ठीक है, 6 से ही करवाना है आपको, जो 60 यूनिट काम है ना इसको भाग दे दो 10, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 10 दिनों में करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया भी होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है यदि चीनी की दर में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, चीनी की जो कीमत है 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/4, जो 25% को लिखते हैं वो लिखते हैं हम 1/4, मतलब 4 से 5 हो जा रहा है, तो कीमत हो रही है। तो कहता है तो परिवार को अपने व्यय को
समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? तो कमी करनी पड़ेगी कितने की? 1 की। कितने पर? 5 पर करनी पड़ेगी। पहले तो हम 4 से 5 कर रहे थे, अब 5 से 4 कर रहे हैं तो 5 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो हो जाएगा 20। तो 20% इसके लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। तो खपत को करना पड़ेगा 20% कम न्यूट्रल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है और आयतन है आपको 500 घन मीटर दिया हुआ है। तो ऊंचाई पूछी है, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आपका आयतन होता है जिसमें 1/3 ऐसे कैसे रहेगा। और शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल दिया है, मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु के, वो होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 30, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 30 से। ऊंचाई आपको h मतलब निकालनी है और आयतन दिया हुआ है आपको 500। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो आप, 10 हो जाएगा ये, 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब h जो आएगा ना वो 50 मीटर आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। और आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए था कि जो शंकु का जो आधार होता है वो सर्कुलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत 13 किलोमीटर प्रति घंटे की और धारा के साथ जो है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। ओके, धारा की गति पूछिए आपसे, धारा की जो गति है वो क्या होगी ये पूछा। तो करते हैं, देखिए धारा के विपरीत मतलब ऐसे लिखते हैं ना, धारा के विपरीत तो होता है जो ऐसे लिखते हैं ना, डाउन स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम ऐसे होता है और डाउन स्ट्रीम कैसे होता है बी प्लस डब्ल्यू। तो ये तो होते बोट होता है और ये होती है पानी की स्पीड। ठीक है, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, और ये है पानी की बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, बराबर दिया है आपको 26 की। ठीक है, आपसे पूछा क्या, धारा की स्पीड मतलब पानी की पूछा है। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करो आप, माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस माइनस करोगे तो कट ही जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा 2 माइनस डब्लू, और ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, तो डब्लू जो मतलब स्पीड आएगी धारा की वो आएगी 6.5। 13 को 2 से भाग दे दोगे 6.5 आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अभी आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ओके, तो एनीमिक रोगी में किस की कमी होती है, एनीमिक पेशेंट्स आर डेफिशिएंट इन, मतलब एनीमिक जो रोग होते हैं एनीमिया की कमी हो जाती है किस वजह से हो जाती है, तो वो होती है आयरन की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सूखी बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा है। सूखी बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, द्रव सभी दिशाओं में समान रूप में दाब संचरित करते हैं, इसी के रूप में इसे इसके किस रूप में जाना जाता है, मतलब इसको किस रूप में जाना जाता है ये पूछ रहा है। दिस इज नॉन एज, ऑप्शन है बॉयल पास्कल का नियम, पास्कल का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दाब का नियम होता है ना वो होता है पास्कल का नियम, ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से दाब संचरित होता है, ये किसने दिया, ये दिया था पास्कल लॉ ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आप लोगों के सामने, व्हाट इज RDX, RDX क्या होता है। तो RDX जो होता है आपका यूज होता है आपका जो विस्फोटक होते हैं ना, बॉम्ब वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। दिस इज एन एक्सप्लोजिव है ये। ठीक है, ये एक एक्सप्लोजिव है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो होता है 334 केल्विन। ओके, ऑप्शन
बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? थॉमसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, समस्थानिक एक समान डैश दर्शाने वाले परमाणु, मतलब क्या दर्शाते हैं? जो समान क्या दर्शाते हैं? वो जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं? सेम। वो शो करते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है उसको सेम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि अलग अलग क्या दिखाते हैं, भिन्न भिन्न क्या दिखाते हैं, तो दिखाते हैं आपको एटॉमिक मास जो होता है उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जो नोबल गैसेस होती है, उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस तत्व की संयोजकता है, मतलब क्या है? द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स, वैलेंसी पूछी है नोबल गैस एलिमेंट्स की, तो ये होती है आपकी 0। ठीक है, 0 होती है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का होता है O3। ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। ठीक, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको कहा जाता है आपका बेकिंग सोडा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हैं आज के आपके पूरे 50 प्रश्न, जिसमें मैंने आपको मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और फिजिक्स केमिस्ट्री के और जीके के सभी क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए। वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।